हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग नव व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। नव व्यवहारवाद पूर्व व्यवहारवाद से थोड़ा हटकर है। यद्यपि यह व्यवहारवाद है तो यहाँ पर वॉटसन के व्यवहारवाद की भी कुछ विशेषताएं हमको मिलती हैं, परंतु कुछ विचारक यहाँ आए हैं जिन्होंने अपना विचार अलग से भी दिया है, इसीलिए इसको नव व्यवहारवाद हम लोग कहते हैं। इसके अंतर्गत कई विचारक हैं जैसे गथरी, स्किनर, हल, टॉलमैन, बेंडूरा इत्यादि। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग गथरी के बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि गथरी का मनोविज्ञान को क्या योगदान है और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। गथरी का मनोविज्ञान में योगदान को अगर हम देखें तो ये नव व्यवहारवादी हैं, प्रमुख नव व्यवहारवादी हैं, जिनके सिद्धांत को समीपता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। गथरी के योगदान को हम 4-5 बिंदुओं के तहत चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला बिंदु है समीपता के द्वारा सीखना। इन्होंने यह कहा कि व्यक्ति जो सीखता है वह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्यों के द्वारा सीखता है और वह साहचर्य समय में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसी को उन्होंने कहा समीपता के द्वारा अनुबंधन। इन्होंने कहा कि समय में समीपता के आधार पर जो साहचर्य स्थापित होता है वही सीखना है। इस अर्थ में ये पैवलोवियन अनुबंधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने थॉर्नडाइक के भी नियम को पूरा नहीं स्वीकार किया है, प्रभाव के नियम को नहीं माना है। उनका यह कहना है कि कोई भी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य निर्मित होता है वह एक ही प्रयास में होता है, बार बार प्रयास नहीं होता है। इसीलिए इनके सीखने को सिंगल ट्रायल लर्निंग भी कहा जाता है, एकाकी प्रयास में सीखना। यह गथरी के सिद्धांत में प्रमुख बिंदु है। इस अर्थ में अगर हम देखें तो यह अभ्यास के प्रभाव को इन्होंने नजरअंदाज किया है। गथरी के सिद्धांत का जो दूसरा बिंदु है वह है अभिप्रेरणा, पुरस्कार एवं दंड। अभिप्रेरणा पर इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है, केवल इतना ही कहा है कि इससे अनुक्रिया के बल में और संख्या में वृद्धि होती है और उद्दीपकों के बीच साहचर्य मजबूत होते हैं। पुरस्कार और दंड के बारे में भी इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया और गथरी ने अंतिम अनुक्रिया के नियम की बात की। इनका यह कहना था कि प्राणी उद्दीपक के प्रति जो तमाम अनुक्रियाएं करता है उसमें से जो अंतिम अनुक्रिया होती है वही प्रमुख होती है। लास्टिंग रिस्पॉन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनके अनुसार यह इसके महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे समस्यात्मक स्थिति में परिवर्तन आता है और प्रयोज्य उसी अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। दंड का जहां तक प्रश्न है यह भी इनके लिए बहुत प्रमुख नहीं था। इन्होंने कहा कि दंड को अगर प्रभावी होना है तो उसे ऐसे व्यवहार उत्पन्न करने हैं जो उद्दीपक के साथ असंगत हो, तो इससे दंडित व्यवहार को उद्दीपक की उपस्थिति में यदि दिया जाएगा तो दंडित व्यवहार को उत्पन्न करने में उसे मदद मिलेगी। तीसरा जो बिंदु है वह विलोपन और विस्मरण से संबंधित है, एक्सटिंक्शन एंड फॉरगेटिंग। यहाँ पर गथरी का यह कहना है कि यहाँ इन्होंने पुनर्बलन के महत्व को चूंकि स्वीकार नहीं किया है तो यहाँ इनका विचार पैवलोव से, वॉटसन से अलग हो जाता है। इनका कहना है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य एक ही प्रयास में निर्मित होता है, तो फिर एक्सटिंक्शन कैसे होता है। इस बारे में कहते हैं कि जब हम एक उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सीखते हैं उसके बाद फिर दूसरा सीखते हैं तो जो नए साहचर्य बनते हैं वह पुराने को प्रतिस्थापित कर देते हैं और मूल अनुक्रिया या पुरानी अनुक्रिया विलुप्त हो जाती है। इसी तरह से विस्मरण के बारे में भी इन्होंने कहा कि जो नए साहचर्य होते हैं वो पुराने साहचर्यों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और मौलिक अनुक्रिया का विस्मरण हो जाता है। अगला बिंदु इनके सिद्धांत में यह था आदतों को छोड़ना, ब्रेकिंग हैबिट्स। गथरी ने यह कहा चूंकि प्रयास की ज्यादा भूमिका नहीं है, एक सिंगल ट्रायल लर्निंग होती है, तो फिर आदतों को कैसे छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने आदत और गति दो बिंदुओं में अंतर किया है। इनके अनुसार गति एक ही प्रयास में सीखी जाती है जबकि आदत कई गतियों का एक समन्वय होता है। तो इसलिए आदत चूंकि उसमें कई गतियां होती हैं इसलिए उसे सीखने में प्रयास लगते हैं, लेकिन गति एक ही प्रयास में हो जाती है। तो आदत को छोड़ने पर इन्होंने 3 विधियों का उपयोग किया है, देहली विधि, थकान विधि और असंगत उद्दीपन की विधि। देहली विधि में इन्होंने कहा कि यदि उद्दीपक को बहुत कमजोर करके प्रस्तुत किया जाए कि वह
प्रयोज्य को अनुभव ही न हो या उसके दहली से बहुत नीचे हो तो वह उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा और आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। फैटिग मेथड या थकान विधि में इनका यह कहना है कि यदि किसी अनुक्रिया को इतना ज्यादा करा दिया जाए, बहुत ज्यादा करा दें या कर ले, तो व्यक्ति उससे ऊब जाता है या थक जाता है और वह आदत उसकी छूट जाती है। अगला है असंगत उद्दीपक की विधि, जिसमें इन्होंने कहा कि उद्दीपक जो अवांछित अनुक्रिया उत्पन्न करता है, अगर उसे ऐसे उद्दीपकों के साथ जोड़ दें जो हमें जिस आदत को छुड़ाना है, तो ऐसे स्थिति में भी मौलिक उद्दीपक नई अनुक्रिया से जुड़कर अवांछनीय जो अनुक्रिया है जिसे हम छुड़ाना चाहते हैं उसका विलोप हो जाता है। अगला बिंदु है गथरी के सिद्धांत का पूर्वकथन और नियंत्रण। यहाँ पर इनका विचार वाटसन के विचार के समान ही है। यह कहते हैं कि यहाँ पर मनोविज्ञान में हमें प्रेक्षणीय व्यवहारों का ही अध्ययन करना चाहिए और मनोविज्ञान का लक्ष्य व्यवहारों का पूर्वकथन और नियंत्रण होना चाहिए। हम इस तरह से अध्ययन करें कि हम भविष्य में होने वाले व्यवहारों के बारे में पूर्वकथन कर सकें और उन्हें नियंत्रित भी कर सकें। इस तरह यह गथरी का सिद्धांत कुछ बिंदुओं में बताया गया है। अब इसकी अगर हम समीक्षा करें तो यह पाते हैं कि कई विचारकों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने गथरी के सिद्धांत की आलोचना भी की है और यह कहा कि यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, परंतु इस सिद्धांत को अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि इसमें पुनर्बलन के महत्व को एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो थॉर्नडाइक, स्किनर जैसे जो प्रमुख व्यवहारवादी हैं वो यह कहते हैं कि यह गथरी की बहुत बड़ी भूल थी, इसलिए इनके सिद्धांत का महत्व कम हो जाता है। दूसरा जो बिंदु है इनकी आलोचना का वह यह है कि इन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने पशुवत सीखने पर ज़्यादा बात की है। इन्होंने कहा सीखना रूढ़िगत होता है, परंतु ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, विशेषता होती है, इसलिए हम व्यक्तिगत विशेषताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में नियमों की, तथ्यों की चर्चा ज़्यादा की है और उसके बारे में प्रयोगात्मक साक्ष्यों को कम दिया है। तो इन आलोचनाओं के बाद यदि समेकित मूल्यांकन हम करें तो भी यह कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी गथरी का सिद्धांत मनोविज्ञान में अपना स्थान रखता है जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद।